हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जहां हम लोग पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे बी कॉम। हालांकि मैं CHSC का भी पढ़ाता हूं, इसी वजह से मेरे मुंह से CHSC निकल गया। हम पढ़ रहे थे बी कॉम के बारे में और बी कॉम के हम लोग सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट जनरल पेपर नंबर GE2 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, वो सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। हम ये उड़ीसा के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि मैक्सिमम जगह में सिलेबस 100% सेम है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बीकॉम के यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पे हर जगह में सिलेबस क्या है, सेम है। ठीक है, तो तुमको हो सकता है ये वाला पेपर सेमेस्टर 2 के जगह सेमेस्टर 3, 4, 5 कहीं पे भी मिल सकता है। बस वो लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को इधर उधर कर देते हैं और टॉपिक को इधर उधर कर देते हैं। उसके अलावा बाकी सारा चीज सेम होता है। मतलब सब्जेक्ट सिलेबस में तो है, लेकिन हो सकता है वो जाके तुम्हारे थर्ड सेम में हो, उड़ीसा वाले के सेकंड सेमेस्टर में हो, वेस्ट बंगाल वाले के फोर्थ में हो, किसी के फर्स्ट में हो। तो इस प्रकार से वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। बाकी सब कुछ सेम ही है, वही पढ़ाई है जो हम लोग हर तरफ ऑल ओवर इंडिया बीकॉम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम उसका यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसका एक क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसका वीडियो है, वीडियो नंबर #28 स्टार 28 स्टार से हमारा कोडिंग है। ये कोडिंग से हम सारा मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट को अपलोड करते हैं। तो #27 नंबर वीडियो अगर कोई नहीं देखा है तो वो जाके जरूर से देखे। इसमें हम पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद 28 नंबर वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम चैप्टर को शुरू किए थे। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का वीडियो नंबर होगा 29। आज का वीडियो नंबर होगा 29। 1 से 26 तक जो वीडियो है वो मैं तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड नहीं किया था। वो मैं ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ाता था, CBSE के सेम टॉपिक था, तो मैं वहीं से तुम्हारे डाल दिया था तुम्हारे लिए, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को कवर किए। कुछ टॉपिक्स बाकी है जो मैं एंड ऑफ द सिलेबस में करवाऊंगा। अभी हम यूनिट नंबर 3 शुरू किए हैं, जो कि मैं स्पेसिफिकली बीकॉम के सिलेबस के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैं यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और उसके बाद यूनिट नंबर 4 का जो एक एक्स्ट्रा पोर्शन है वो पूरा अलग से तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करूंगा और तुम्हारे यूट्यूब चैनल में डालूंगा। ठीक है, तो कोशिश ये रखना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम शेयर कर दें चैनल को, ताकि जितने ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे हम और उतने अच्छे तरीके से वीडियो और तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अपडेट्स और उतना ज्यादा कंटेंट हम लेके आएंगे। ठीक है, बिकॉज तुम्हारे शेयर करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उससे क्या होता है, मैं तब तक तुमसे बात भी कर रहा हूं, मैं तब तक सारे कलर्स को सेट भी कर लेता हूं। ठीक है, तो तुम्हारे शेयर करने से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रकार का लिंक दे दिए, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है। तुम्हारे बीकॉम के लिए बता रहा हूं, बाकी तो इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है और अदर लिंक्स भी हैं उसमें। लेकिन कोशिश ये रखना कि तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी फुल हो जाता है, तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है टेलीग्राम में। और हम टेलीग्राम में ज्यादा अपडेट्स देते हैं, टेलीग्राम में PDF वगैरह भी शेयर करते हैं और टेलीग्राम में बहुत सारा चीज अपडेट हम लोग देते हैं जो कि हम व्हाट्सएप में नहीं देते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना कि तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। लेकिन इनकेस तुम्हारे फोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तुम कहीं से भी टेलीग्राम को नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो या कोई भी प्रकार का टेलीग्राम को यूज करने में प्रॉब्लम है, तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। याद रखना, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे अपडेट्स नहीं आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ लिमिटेड अपडेट्स आता है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में हर एक अपडेट तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम लोग ज्वाइन कर लेना। अब मैं क्या करता हूं, पढ़ाई करवा देता हूं। ठीक है, चलो फटाफट से पढ़ाई करेंगे। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लास्ट वीडियो में पढ़ाई किए थे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये जो 1 लिखा है ये 1 नहीं है बच्चों, ये आई है। हमारा टाइपराइटर लेट नाइट टाइपिंग कर रहा था, लग रहा है। लेट नाइट समझते हो क्या होता है? थोड़े नशे में होगा वो, लेट नाइट ज्यादा ही लेट नाइट था, तो वो शायद समझ नहीं पा रहा था, जिससे कि वो गलत गलत टाइपिंग कर दिया है। बाद बाकी तुम समझ जाओ कि ये क्या है, आई है। इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं हम आई के साथ। ठीक है, अब सर, अब आप शुरू करवा दो पढ़ाई।
लेकिन पढ़ाई को शुरू करवाने से पहले हमें कुछ मजे वाली बात बताओ। आप मजे वाली बात बताते हो तो हमको सच में बहुत मजा आता है, और उस मजे वाली बात से हम लोगों को मन करता है पढ़ाई करने का। तो चलो मैं देखता हूं मेरे पास मजे वाली बात क्या है। अगर कुछ मजे वाली बात हुई तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देखो मजे वाली बात, मजे वाली बात, मजे वाली बात ऐसा है कि तुम्हारा काम नहीं का नहीं है। अम, चलो छोड़ो, मजे वाली बात हम बाद में करेंगे। मेरे पास फिलहाल कोई भी मजे वाली बात नहीं है। मैं सर्च कर रहा था क्या कोई मजे वाली बात मिल जाए। देखो होता तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाने से पहले प्रिपेयर करके आता और मैं पूरा याद करके आता क्या क्या बोलना है और बोल देता, काम खत्म हो जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ क्लास के अंदर में। मुझे ये कंटेंट सारा इतनी बार पढ़ा पढ़ा के, इतनी बार पढ़ा पढ़ा के इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मैं नींद में मुझे कोई पूछे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है तो मैं C+I बोल ही दूंगा। एग्रीगेट डिमांड का जो हमारे सिलेबस में C+I है वो तो मैं बोल ही दूंगा, नींद में बोल दूंगा, चाहे तुम मैं कितने भी नींद में क्यों ना हूं। तो मुझे पढ़ा पढ़ा के अब इतना सारा, इतनी बार मैं ये सारे कंटेंट्स को पढ़ा चुका हूं कि ये तो मुझे प्रिपेयर करने का नीड नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मैं मजे वाली बात बताता हूँ ये प्रिपेयर कर सकता था, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए पढ़ाई करवाऊंगा। पढ़ाई करवाने के बाद अगर मुझे बीच में कोई मजे वाली बात याद आ गई तो मैं बोल दूंगा, अदरवाइज आज कोई मजे वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो सर अब पढ़ा दीजिए, बस बहुत हो गया आपका, अब पढ़ा दीजिए। चलो अब पढ़ लेंगे। अब देखो ध्यान से, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम क्या पढ़े थे, एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन में 4 कंपोनेंट्स आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है। क्या क्या है 2 कंपोनेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो भी हम सिंप्लिसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या मान के चले थे, ऑटोनोमस मान के चले थे। ऑटोनोमस मान के चलने से क्या फायदा हो रहा था, हमारा फायदा ये हो रहा था कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का कोई चिंता नहीं था कि वो चेंज हो जाएगा। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहने वाला था, कांस्टेंट रहने वाला था, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड। चलो मैं थोड़ा सा रुको, 1 मिनट मुझे टाइम दो, मैं सारा चीज सेट कर लेता हूं ताकि मैं पूरा पढ़ाई के तरफ आज हम बहुत सारा पढ़ेंगे। सर बहुत सारा, हाँ बहुत सारा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड, हम इससे पहले जितना भी टॉपिक है पढ़ चुके हैं। अब डायरेक्टली आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एग्रीगेट डिमांड देखना क्या है। सबसे पहला, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्यों, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड के अंदर 2 कंपोनेंट होता है, एक C कंपोनेंट होता है और एक I कंपोनेंट होता है। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 2 कंपोनेंट आ गया एग्रीगेट डिमांड के अंदर। उसके बाद आता है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कंजम्पशन जब इनकम लेवल क्या होगा, 0 होगा, तब भी कुछ अमाउंट हम लोग कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, चाहे हम पैसा कहीं से भी लाएं। पैसा नहीं लाएंगे तो गुड्स लाएंगे, कुछ भी कंजम्पशन करेंगे, लेकिन हमारा कंजम्पशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिना किए इंसान रह नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। तो जिंदा रहने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। तो इनकम चाहे 0 क्यों ना हो, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, चाहे वो पास सेविंग से हो या फिर हम हमारे प्रॉपर्टीज को बेच के लाएं पैसा और उससे कंजम्पशन करें, किसी भी तरीके से लाएं, लेकिन हमको पॉजिटिव कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। थर्ड है स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। तुम बताओ स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब सर हमें समझ में नहीं आया। डायग्राम का ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, ये अप होता है और ये डाउन होता है। तो अगर हम कंजम्पशन कर्व को देखें, वो शुरू कहां से होता है, वो शुरू लेफ्ट साइड से होता है और धीरे 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 कहां जाता है, ऊपर के साइड जाता है, राइट साइड में। तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, बिकॉज ग्राफ शुरू हुआ लेफ्ट साइड से, गया कहां, राइट साइड में। लेफ्ट
टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब स्टार्ट जहां से हुआ था उसके ऊपर वाले हिस्से में वो जाके कंप्लीट हुआ। ये स्टार्ट यहां से हुआ था, कंप्लीट कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, अपर साइड में गया, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग हम इसे बोलते हैं। ठीक है, चलो सर, ये तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। सर आप ये अंदर का कंटेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? नालायकों, ये तुम्हारा काम है, मैं पूरा समझा दिया, पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, पूरे स्क्रीन के ऊपर क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और वो पढ़ने का काम तुम्हारा है। जो भी डिफिकल्ट पोर्शन होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सारा चीज बहुत ही इजी है, समझने के बाद बहुत आसान लगेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम बात किए थे, इनकम चाहे कितना भी हो, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये कौन सा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो सर फिर कौन सा इन्वेस्टमेंट चेंज होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होता है। लास्ट क्लास में बात किए थे, और वो टॉपिक हमारा आने वाला है, इसी चैप्टर में आएगा, आगे जाके आएगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होते जाता है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो, इनकम भले जीरो क्यों ना हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व और सी प्लस आई कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा, ये जो हमारा कंजम्पशन था जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मिनिमम जितना हम कंजम्पशन करेंगे उसको हम डिनोट करते हैं सी बार से, और ये सी बार का नाम है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटो कंजम्पशन। वो कंजम्पशन तो होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली होगा, चाहे इनकम जीरो क्यों ना हो, वो कंजम्पशन तो होना ही है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जितना था वो हम यहाँ ऐड किए थे। तो टी अगर पॉइंट तक हमको पहुंचना है, अगर हमको पॉइंट नंबर टी तक पहुंचना है, तो हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? यहां से लेके ये पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा, प्लस इस पोर्शन को अगेन एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? दोनों को ऐड करके हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो अगर पॉइंट टी अगर देखें तो टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी इक्वल्स टू ओ एस प्लस ओ आर लिख सकते हैं। ओ एस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ओ आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो OS प्लस OR होने से क्या हो जाएगा? ये T बन जाएगा। ठीक है, और T क्या है? पॉइंट T क्या है? पॉइंट T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व का वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये बन गया हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा? बोलो बोलो बच्चों, बोलो। स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व अगेन क्या होगा? वही लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, वही लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। जो हमारा कंजम्पशन कर्व का स्लोप होगा वही हमारा एग्रीगेट डिमांड का स्लोप होगा। ठीक है, तो ये सर हो गया 6 पॉइंट, ये तो हमें समझ में आ गया। ये तो था एग्रीगेट डिमांड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई सर, हाँ एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि अगर डिमांड है तो सप्लाई का होना जरूरी है, अगर डिमांड है तो सप्लाई का होना जरूरी है। समझ में आया? मैं हर क्लास में बोलता हूं और आगे भी बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई पूजा है, और पूजा के साथ रिश्ता नाता बहुत जरूरी है। ठीक है, पूजा के साथ रिश्ता नाता जरूरी है, वरना जिंदगी भर संघर्ष के साथ रिश्ता नाता निभाना पड़ेगा, याद रखना। पूजा के साथ रिश्ता नाता निभा लो, अदरवाइज संघर्ष के साथ रिश्ता नाता जीवन भर रखना पड़ेगा। तो अगर अभी 3-4 साल 5 साल पूजा के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे, जिस अगर किसी मोहतरमा का नाम पूजा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई को पूजा बोलता हूँ, जो हम भगवान की करते हैं वैसे ही हम किताब की करते हैं। तो जो हम वो किताब है उसको मैं पूजा बोलता हूँ, और उस पूजा के साथ गहरा संबंध होना ज़रूरी है, वे रिश्ते नाते निभाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो अगर नहीं होगा तो जीवन भर संघर्ष नाम का चीज के साथ हमें रिश्ता नाता निभाना पड़ेगा, वो भी मजबूरी में। समझ में आया? मर्जी से नहीं, मजबूरी से। जैसे होता ना एक डायलॉग, याद करो, तुम सब जानते हो,
शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। पढ़ाई ऐसा है, शुरू तुम मजबूरी में करके देखो, मजा अपने आप आएगा। लेकिन अगर तुम शुरू ही नहीं करोगे मजबूरी में तो मजा आएगा कहां से? ठीक है, चलो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड सब। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? देखो, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period। अब मुझे ये बताओ, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज सभी लोग खरीदना चाहते हैं, सभी का मिला के टोटल को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई किसको बोलेंगे? सभी दुकानदार जिस प्रोडक्ट को जितना क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं, जिस प्राइस पे, वो अगर हम टोटल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। तो वही हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम। सर ये नेशनल इनकम क्या होता है? अरे नालायकों, वीडियो जाके देखो, 26 नंबर वीडियो तक हम यूनिट नंबर 2 कवर कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन शायद वीडियो नंबर 17 या 16 से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग शुरू किए। नेशनल इनकम अकाउंटिंग मतलब नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और शायद वीडियो नंबर 8 या 9 से हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है, तो अप टू वीडियो नंबर 26 अगर तुम कर लियो तो नेशनल इनकम तुम्हारे खून के अंदर बस चुका होगा। तुम लोगों को नेशनल इनकम रात को उठा के पूछा जाए तो तुम नेशनल इनकम का हर एक फॉर्मूला बोल दोगे, उतना मुझे गारंटी है। अगर तुम 26 नंबर वीडियो तक बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड में देखे हो, अच्छे तरीके से क्लास की हो, तो रात को क्या, कहीं पे भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए नेशनल इनकम से रिलेटेड तो तुम लोग दे दोगे, इतना मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ठीक है, चलो सर, अब हो गया, अब इतना ही बताओ, अब आगे चलिए, आप पढ़ाई करवा दीजिए, फालतू की बातें थोड़ा कम कीजिए। चलो, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अब देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो भी मॉनिटरी वैल्यू है इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के साथ इक्वल होता है, और नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सर ये कंजम्पशन वर्ड सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। हाँ बच्चों, एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूला में भी था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई के फॉर्मूला में भी है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सर ये कंजम्पशन प्लस सेविंग्स कहां से आया? उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया हुआ है। When aggregate supply is expressed in physical terms, it refers एक सेकेंड, it refers to total output of goods and services in an economy. We know that value of total output is distributed to factors of production in the form of rent, wages, interest and profit। हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पे इसको ऐड कर। सर ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट क्या है? ये फैक्टर पेमेंट्स, याद करो 4 फैक्टर सर्विसेज था, चारों फैक्टर सर्विसेज के बदले हम ये 4 प्रकार का पेमेंट करते थे। जो बिल्डिंग और लैंड है उसके बदले में रेंट, जो लेबर है उसके बदले में वेजेस, जो कैपिटल है उसके बदले में इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसके बदले में प्रॉफिट। The sum total of these factors income, rent, wages, interest and profit at domestic and national level is termed as national income. So we can say that aggregate supply and national income are one and same thing। aggregate supply जो होगा वही national income होगा। ठीक है, बिकॉज दोनों का डेफिनेशन सेम है। किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया चिंता वाली बात नहीं है। मैं जानता हूं कौन सा पॉइंट बच्चों को समझ में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, बिकॉज पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बता सकता हूं कि ये पॉइंट आधों को समझ में आया होगा, आधों को समझ में नहीं आया होगा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो, बिकॉज मुझे पता है अगर नहीं समझ में आया तो मैं तुम लोगों को फिर से समझाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं समझाऊंगा। जब ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, तुम देखना, तुम खुद बोलोगे सर हमें अपने आप समझ में आ गया, अपने आप, हाँ अपने आप।
क्या ये जादू होता है? हाँ, जादू होता है। देखो, नेशनल इनकम Y इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो Y इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब मजे की बात बताऊं, देखो तुम बताओ मुझे, किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल लाने के लिए, सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी वर्ड्स बोल रहे हो आप। इक्विलिब्रियम नालायकों, याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब तुम पढ़ते थे बचपन में। सर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, हम CHSC से आते हैं सर। CHSC वाले बच्चे ये CBSE की तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। हम लोगों को इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ाया गया, हम नहीं पढ़े हैं। तो सुन लो आप, इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहां पे दोनों साइड इक्वल होता है। मतलब मैथ्स में याद करो, प्रूफ करते थे LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। मैं ऐसा होता नहीं है इक्विलिब्रियम, लेकिन मैं तुम लोगों को समझाने के लिए, जो इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ा है उनको समझाने के लिए बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहां पे दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब हम जितना पे कर रहे हैं उतना हमको मिलना चाहिए, तो ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे हम सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड मतलब हम जितना दे रहे हैं उतना ही हमको मिल रहा है, ना ज्यादा ना कम, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, अगर तुम गूगल में जाके डेफिनेशन देखोगे तो तुमको पता चलेगा, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम अगर दोनों साइड को इक्वल करना, और तुमको पता है मार्केट में इक्विलिब्रियम लेवल लाने के लिए या मार्केट को सही तरीके से चलाने के लिए जितना प्रोडक्ट का डिमांड है उतना ही प्रोडक्ट का सप्लाई होना चाहिए। बिकॉज अगर सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो प्राइसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज तुम सोच के देखो, दुकानदार बैठे हैं लाइन से बेचने के लिए, खरीदार कोई नहीं है, तो दुकानदार को प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस कम हो जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे होता था, बहुत सारे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा था लेकिन सप्लाई बहुत कम था, तो उस केस में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाता है। तो अब इकोनॉमी को सही तरीके में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड को सप्लाई के साथ इक्वल करना पड़ेगा। बिकॉज अगर कोई एक भी ज्यादा है तो उसका इंपैक्ट कहां पे आ जा रहा है, प्राइस पे आ जा रहा है। तो अगर हम बोले प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वल करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मैथ्स की क्लास में। मैथ्स की क्लास में सर, हाँ मैथ्स की क्लास में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, C+I, और एग्रीगेट सप्लाई का क्या होता है, C+S। तो देखो C कट गया ना, C LHS RHS, तो बचा क्या, बचा सर I इक्वल्स टू S। तो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए। मतलब हम जितना पैसा सेव कर रहे हैं उस पैसे को हमको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। मतलब जितना सेविंग्स हो रहा है उतना का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होने से क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट होने से इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना मतलब अब इकोनॉमी और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है, पहले जितना कर रहा था। अब अगर और नया इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इकोनॉमी अब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएगा। जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा जॉब क्रिएशन भी होगा। जब ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा तो ज्यादा लोगों को सैलरी भी मिलेगा। जब ज्यादा लोगों को सैलरी मिलेगा तो तुम बताओ वो लोग उस सैलरी का क्या करेंगे, वो लोग उस सैलरी से जाके फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। जब फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा। बिकॉज जब भी किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जब इकोनॉमी में हर एक गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी में अगेन क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जब अगेन प्रोडक्शन होगा तो अगेन बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। जब अगेन बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा तो अगेन वो इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, घूम के हम कहां आ गए, फिर से वहीं आ गए। फिर से वहीं आए मतलब अगर हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं जिसके वजह से बहुत सारा इनकम का जनरेशन होता है और हम घूम के फिर से वहीं पहुंचते हैं, तो उस केस में इकोनॉमी में चेन इफेक्ट शुरू हो जाता है।
चेन इफेक्ट की वजह से कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट इनकम का सर्कल शुरू हो जाता है, और सर्कल शुरू होने की वजह से इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें हम बीकॉम वाले बच्चों को बताओगे तो हम कहाँ से समझेंगे? बच्चों समझना जरूरी है, इसीलिए बता रहा था। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा सी प्लस एस के अंदर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, aggregate supply curve and national income curve coincide with each other. The nature of national income curve or aggregate supply curve can be made clear with the help of table. Income is represented on the x-axis and consumption on the and savings on the y-axis. A 45-degree line which represent the aggregate supply has been drawn from the origin. कहाँ है भाई? नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बनाना है बच्चों। कुछ काम खुद भी करो, कुछ काम खुद भी करो। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये पॉइंट से शुरू होगा और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है सर, ये एंगल वेंगल तो वो उसमें होता था साइंस के क्लास में, हम इसी वजह से तो साइंस छोड़ के आए थे कॉमर्स में। भला हुआ बच्चों तुम आ गए कॉमर्स में, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाता। ठीक है, देखो तो समझ में आ गया ग्राफ। एक साइड एक्स एक्सिस है, एक साइड वाई एक्सिस है, एक में इनकम बनाया हुआ है, दूसरे में एग्रीगेट सप्लाई बनाया हुआ है। ग्राफ कैसा बनेगा? 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ग्राफ बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, चलो सर यहां तक हो गया, ये एग्रीगेट सप्लाई भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसके बाद आएगा प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। आज के लिए सर मैं सर हम और पढ़ा दो सर, और पढ़ा दो, और पढ़ा दो सर प्लीज और पढ़ा दो। नहीं बच्चों, हम डिस्कस किए थे, हम सभी वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, मतलब हर वीडियो को 25 मिनट के आसपास, 30 मिनट से छोटा रखेंगे। कभी 20 मिनट भी होगा, कभी 25 होगा, कभी 30 मिनट होगा। हम हर एक क्लासेस को 25 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है पढ़ाई के लिए। तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूअसली 25 मिनट तक, 30 मिनट तक एक जगह पे है, तुम देख रहे हो, तो उसके बाद माइंड डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बाकी का कॉन्सेप्ट फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सीरियसली सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डायरेक्टली शुरू करेंगे। सर क्या रिवीजन नहीं करवाओगे? नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज हम रिवीजन करेंगे अब चैप्टर के एंड में। जो टॉपिक मुझे लगेगा कि ये रिवीजन करवाना जरूरी है, वो मैं रिवीजन करवा दूंगा। बाकी के टॉपिक्स हम कब रिवाइज करेंगे? हम चैप्टर के एंड में रिवाइजन करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाय बाय एंड थैंक यू।